हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ईटूस इंडिया पर। मैं आपका टीचर शरद आदित्य एसआरडी सर आप सबका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, डी और ए ब्लॉक के तत्व। तो बच्चों, आपको हम बता दें कंपटीशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर भी है। यहाँ पर बच्चों हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, ए ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करना होगा, इनके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करना होगा, इनके जो मुख्य यौगिक है जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, K2SiO2 है और काफी सारे यौगिक है, उनका भी हमें रासायनिक गुणों का अध्ययन करना होगा। तो बच्चों, आज हम चालू करते हैं हमारे बहुत प्यारे छोटे से चैप्टर को जिसका नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो नोट किया हमने यहां पर डी स्मॉल लेटर में लिखेंगे एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमने नोट किया डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई हेडिंग को हम हमेशा अच्छा लिखते हैं ताकि जो हमारा टॉपिक हो वो हमेशा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो हमने नोट किया पर डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम आज। और छोटा सा चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है इसकी, तो हमें याद रखना बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यहां पर। ओके, तो यहां पर हम नोट करते हैं डी ब्लॉक ए ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले हम अध्ययन करना चाहेंगे यहां पर डी ब्लॉक तत्वों के बारे में। तो हमने नोट किया पर सबसे पहले देखते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व। तो बच्चों, जैसे हम डी ब्लॉक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा कि आवर्त सारणी में इन डी ब्लॉक तत्वों को हमने कहां पर स्थान दिया है, इनकी जो स्थिति है आवर्त सारणी में वो कहां पर है। तो हम नोट करते हैं यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट जो तत्व है उनकी आवर्त सारणी में स्थिति। तो नोट किया हमने यहां पर आवर्त सारणी में पोजीशन या स्थिति। तो बच्चों, इसके लिए हमें एक रफ डायग्राम बनाना होगा आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये प्रारंभ में एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, बीच में डी ब्लॉक के तत्व हैं और लास्ट में आप हमें पी ब्लॉक के तत्व दिखाई देते हैं। तो थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि यहां पर दो ही वर्ग हमें बनाने होंगे। और बच्चों, नीचे की तरफ हमें दिखाई देते हैं ए ब्लॉक की दो श्रेणियां दिखाई देती है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए बच्चों कि यहां पर हम बात करें प्रारंभ के जो दो वर्ग होते हैं वो होते हैं बच्चों किसके, एस ब्लॉक तत्वों के होते हैं। तो ये दो वर्ग हमने बनाए हैं, ये कौन से हैं बच्चों, ये एस ब्लॉक के वर्ग कहलाते हैं। तो हमने नोट किया कि यहां से यहां तक है कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें यहां पर वर्ग संख्या 13 की बात करते हैं हम, तो वर्ग संख्या 13 है यहां पर। ये 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 1 2, ये 3 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो भाई यहां पर हम बात करें 3 से लेकर 12 तक, इन वर्गों में बच्चों हमने डी ब्लॉक तत्वों को स्थान दिया है। तो यहां से यहां तक कौन से होते हैं बच्चों, यहां पर डी ब्लॉक के तत्व हमें दिखाई देते हैं। बाकी इनके बारे में पता है बच्चों, इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं बच्चों, ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक हमें दिखाई देते हैं। और बच्चों, लास्ट में हमने जो दो श्रेणियां बनाई है ये एफ ब्लॉक तत्वों की है। तो बच्चों, हमें स्थान पता लग चुका है कि हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो आवर्त सारणी में मध्य में रखे गए हैं और उनकी जो वर्ग संख्या है वो 3 से लेकर 12 तक होती है।
बच्चों यदि हम इनके आवर्त की बात करें तो आवर्त में ध्यान से देखिएगा, ये पहला आवर्त है, पहले आवर्त में कोई भी डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, दूसरे आवर्त में भी कोई भी डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, और तीसरे आवर्त में भी हमें डी ब्लॉक का कोई भी तत्व यहां पर दिखाई नहीं दिया। फोर्थ नंबर के आवर्त से हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व प्रारंभ हो चुके हैं। ये 4 नंबर के आवर्त में, 5 नंबर के आवर्त में और 6 और 7 नंबर के आवर्त में हमें डी ब्लॉक तत्व दिखाई देंगे। तो नोट किया बच्चों यहां पर कि यहां पर हमें आवर्त संख्या 1, 2, 3 तक कोई नहीं है, 4 से हमें दिखाई देंगे डी ब्लॉक के तत्व। 4 के में देखते हैं 5, 6 और 7। तो यहां पर हमें डी ब्लॉक का पहला तत्व दिखाई देगा, यहां पर नेक्स्ट इसके वर्ग के अनुसार। ओके, तो हमने यहां पर देखा बच्चों कि डी ब्लॉक को जो हमने स्थान दिया है आवर्त सारणी में वो कहां पर है, वो मध्य में है, एस ब्लॉक के बाद है, पी ब्लॉक के पहले और ए ब्लॉक के ऊपर है। तो बच्चों हम सामान्य अवस्था में नोट कर सकते हैं, यहां पर जो स्थिति है डी ब्लॉक तत्वों की, बात करें हम आवर्त की, तो आवर्त संख्या डी ब्लॉक की यहां पर होती है कितनी, यहां होती बच्चों 4, 5, 6, 7। वर्ग संख्या की बात करें तो वर्ग संख्या यहां पर है 13 नहीं है, 3 है, से लेकर 12 तक। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक है। 13 से 18 तक तो पी ब्लॉक होते हैं, या 3 से 12 तक होते हैं, जो हमें 10 वर्ग यहां पर दिए गए 3 से 12 तक। बच्चों यदि हम बात करें कि यहां पर जो डी ब्लॉक के तत्व है उनको हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कितनी श्रेणियों में करते हैं बच्चों विभाजित, वहां पर हम इनको 4 श्रेणियों में इनको विभाजित किया जाता है। हमने नोट किया डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, बांटा गया है। तो बच्चों पहली श्रेणी की बात करें तो पहली जो श्रेणी चालू होती है वो वर्ग संख्या 3 से है और आवर्त संख्या 4 से। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो पहला तत्व होगा वो होगा स्कैंडियम Sc। यहां पर इस श्रेणी का अंतिम तत्व होता है जिंक। यहां पर हम बात करें तो यहां होता है नेक्स्ट इट्रियम। यहां होता है बच्चों कौन सा, कैडमियम। नेक्स्ट यहां पर होता है आपके पास में लैंथेनम La। यहां होता है आपके पास में कौन सा, मरकरी। यहां पर नोट करते हैं बच्चों एक्टिनियम, और यहां पर लास्ट होता है आपके पास में 112 नंबर का तत्व। भाई जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर है हम उनके क्रमांक को भी नोट कर सकते हैं और उनके हम आईपीसी नेम भी यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर 112 नोट कर दिया है। तो भाई जो 4 श्रेणियां है वो हमें कौन कौन सी दिखाई दी है, देखिए यहां पर ध्यान से, हमें यहां पर दिखाई दी है फर्स्ट जो श्रेणी है, जो फर्स्ट जो श्रेणी यहां पर आपको दिखाई देगी वो प्रारंभ होती है बच्चों कितने से, स्कैंडियम से, जिसका नंबर कितना होता है 21। ये फिनिश होती है जिंक 30 पर। श्रेणी की हम बात करें सेकंड नंबर पर, तो ये जो श्रेणी प्रारंभ हुई है इसका जो पहला तत्व होता है वो होता है इट्रियम, और ये फिनिश होती है बच्चों कहां पर, ये फिनिश होती है अपने पास में कैडमियम पर। परमाणु क्रमांक आपको आप याद रखे होंगे क्योंकि आप डी ब्लॉक तत्व पढ़ रहे हैं यहां पर, तो डी ब्लॉक तत्व के आपको सभी के परमाणु क्रमांक को आपको याद रखना होगा। तो बच्चों मैं 21 में 18 प्लस करता हूं, यदि मैं 21 में 18 प्लस कर देता हूं तो यहां पर मुझे कितना मिलेगा, तो मैंने यहां पर नोट किया 18 को, तो यहां पर मुझे मिलेगा कितना, ये मिला मुझे 39। तो इट्रियम का जो क्रमांक है वो 39 है। यहां पर बात करें 30 में यदि मैंने 18 को ऐड किया तो यहां पर क्रमांक मिलता मुझे 48। ठीक है, तो ये हो गया इनका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट में बात है बच्चों थर्ड नंबर की श्रेणी होती है वो यहां पर होती है प्रारंभ कहां से, लैंथेनम से। 39 में यदि मैं 18 फिर से ऐड करता हूं बच्चों, 39 में मैं 18 ऐड कर देता हूं तो यहां पर मुझे प्राप्त होंगे कितना, 57 ये क्रमांक हुआ इसका। यहां पर बात करें तो यहां पर अपने पास में कौन है बच्चों, यहां पर अपने पास मरकरी है।
मरकरी में बच्चों में क्या ऐड करना होगा, 32 तत्वों का डिफरेंस आता है, क्योंकि बीच में 18 हमें मिलते ही, साथ में जो 14 तत्व होते हैं वो ए ब्लॉक के भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं इस श्रेणी के अंदर। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर इसका जो नंबर होगा उसको हम 32 ऐड करेंगे तो मिलता है हमें कितना, 32 ऐड करने पर मिलता है मुझे इसका नंबर 80 मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर बच्चों फोर्थ नंबर की श्रेणी की बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर की जो श्रेणी प्रारंभ होती है वो होती है एक्टिनियम से, एसी से, इसका नंबर होता है 89। मुझे 57 में 32 ऐड करने हैं तो मुझे 89 मिलेगा। और ये फिनिश होती है क्वाडियम पर, क्वाडियम मतलब 2, इसका नंबर कितना हुआ 112। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि जो हमारे पास 4 श्रेणियां हैं इनमें हमने डी ब्लॉक तत्व को स्थान दिया है। बच्चों यदि हम बात करेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो यहां पर मैं मुख्य रूप से यहां पर मैं उपकोष डी और बाह्यतम कोष एस का हमें ध्यान रखना होता है। उपकोष डी और एस का हमें यहां पर पूरा ध्यान रखना होगा। तो बच्चों हमने नोट किया नेक्स्ट पॉइंट यहां पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों यदि हम बाह्यतम कोष में जाते हैं तो वहां पर हमें बाह्यतम कोष के साथ में एक आंतरिक कोष का भी हमें विन्यास ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर जो डी उपकोष है आंतरिक कोष का और बाह्यतम कोष का जो एस उपकोष है दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, ऊर्जाओं में काफी अंतर नहीं होता है। इस वजह से हमें वहां पर दोनों उपकोष में इलेक्ट्रॉन का पूरा ध्यान रखना होगा। तो बच्चों यदि मैं इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो यहां पर मुझे आंतरिक कोष में n-1 जो बनेगा, बाह्यतम कोष से कम किया मैंने तो बन गया आंतरिक कोष, वहां पर ध्यान रखना होगा मुझे डी का। नेक्स्ट मैं यहां पर ध्यान रखूंगा किसका, बाह्यतम कोष एस का। दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, इसलिए मुझे डी और एस दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो बच्चों यदि मैं बात करूं यहां पर कि दोनों में इलेक्ट्रॉन के जो सामान्य विन्यास मुझे दिखाई देंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो डी में बच्चों आपको 0 से कितने से बच्चों यहां पर 0 की जगह लिखेंगे यहां पर 1 से लेकर 10 तक, और एस में 0 से लेकर 2 तक आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। मतलब डी में कम से कम आपको यहां पर 1 और अधिक से अधिक कितने दिखाई देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट एस की हम बात करें तो वहां पर आपको कम से कम इन तत्वों में 0 और अधिक से अधिक आपको वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। बच्चों यदि हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो हमें याद रखना होगा कि यहां पर सबसे कम ऊर्जा होती है किसकी, एस की होती है। हम लगभग बराबर की बात कर रहे हैं तो हमें पहले भरना होता है किसको, एस को। हम बाद में भरते हैं किसको, n-1 डी उपकोष को बाद में हम भरते हैं, है ना। तो याद रखना होगा हमें इलेक्ट्रॉन भरते समय। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले आप एस को भरेंगे, एस को भरने के बाद बच्चों वहां पर हम डी के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि एस की थोड़ी सी ऊर्जा कम होती है और हाफबॉक का नियम हमसे यह बोलता है जिस उपकोष की जिस कक्षक की ऊर्जा कम है पहले आप उसको भर दें, ठीक है। तो भरते समय हमें पहले एस को भरना है, बाद में हमें वहां पर किसको भरना है बच्चों, डी को हमें वहां पर भरना होगा। तो ये तो बच्चों हमने नोट किया इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों डी ब्लॉक जो तत्व है उनको हमने एक नाम और दिया है, इनको बोलते हैं हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो आप नोट करेंगे यहां पर हमने नोट किया डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, तत्व भी कहा जाता है। तो भाई डी ब्लॉक तत्वों का एक नाम और हुआ आपके पास में संक्रमण तत्व। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। यहां पर 4 तत्व हम बता रहे हैं आपको, वो संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं हुए हैं, जिनका नाम है जिंक, कैडमियम, मरकरी और अन क्वाडियम, यानी 112 नंबर का तत्व। तो हमने नोट किया जिंक, कैडमियम, मरकरी व 112 के अलावा।
तो बच्चों हमने बोला कि डी ग्रुप तत्व का एक नाम और संक्रमण तत्व, लेकिन हमने 4 तत्व को उस श्रेणी से हटा दिया है कि भाई जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112 को हम यहां पर संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तो प्रश्न आता है दिमाग में कि भाई ऐसा क्या हुआ, इन्होंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि इनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। तो हमें इसके लिए पहुंचना पड़ेगा संक्रमण तत्वों की परिभाषा में। ठीक है, तो हम परिभाषा में प्रवेश करते हैं। तो नोट किया हमने यहां पर संक्रमण तत्व की परिभाषा। तो बच्चों साइंटिस्टों ने यह बताया कि ऐसे तत्व जिनका डी उपकोष क्या होगा, पर पूर्ण पूरित नहीं होगा, वो आंशिक रूप से भरा होगा। मैं आपको डी पूरा नहीं बनना है, कब, जब वो अपनी परमाणु अवस्था में हो या स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में हो। यदि आपको वहां पर डी आंशिक भरा हुआ दिखाई देता है, मतलब डी में एक्स से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि वह संक्रमण तत्व है। हाँ, यदि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 कर दी आपने डी उपकोष में, तो वो पूर्ण रूप से भरा होगा और वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। तो यदि हम इसको परिभाषित करें बच्चों, तो हमने नोट किया था संक्रमण तत्व की परिभाषा, ऐसे तत्व जिनमें डी उपकोष उनकी परमाणविक अवस्था व स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण हो या अपूर्ण भरा हो। ठीक है भाई, जहां पर डी उपकोष उनके परमाणु अवस्था या फिर स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में क्या हो, अपूर्ण भरा हो, उन्हें बोलेंगे हम वहां पर संक्रमण तत्व। और यदि वो पूर्ण भरा हुआ है तो उनको हम संक्रमण तत्व में शामिल नहीं करेंगे। आइए हम बात करें इस प्रकार से, एग्जांपल देख के हम बात करते हैं। यदि मैंने बच्चों यहां पर लिया है जिंक का यदि मैं विन्यास रूप करता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पर एस में 2 है, डी में 10 है। तो आप देखिए यहां पर डी क्या बच्चों यहां पर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। हाँ, परमाणु के अलावा इसके अतिरिक्त आप वापस के स्थायी ऑक्सीजन अवस्था भी देख सकते हैं। जिनकी यहां पर स्थायी जो ऑक्सीजन अवस्था होती है बच्चों, वो होती है +2। इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे बाह्यतम कोश 4 के द्वारा, तो यहां पर आपको दिखाई देगा 4s 0 और 3d10। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा कि जिंक लो या कैडमियम लो या मरकरी लो या एक्स बड़ो नंबर का जो नंबर का हम तत्व लेंगे, उन सभी में जो डी उपकोष है उनके परमाणु अवस्था या फिर स्थायी ऑक्सीजन अवस्था दोनों में क्या बच्चों वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो हमने यहां पर ध्यान दिया, यहां डी उपकोष पूर्ण भरा है, अतः यह संक्रमण तत्व नहीं है। ओके, तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि जहां पर भी डी उपकोष आपको पूरा भरा हुआ दिखाई दे, उसको आप कभी भी संक्रमण तत्व की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। बच्चों यदि हमने इस टाइप की परिभाषा को नोट किया तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर यदि हम बात करें कॉपर की, तो सर वहां तो कॉपर में 3d10 हमें दिखाई दे रहा है, क्या उसको हम संक्रमण तत्व में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए हम कॉपर के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया बच्चों, यहां पर कॉपर का भी एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर का यदि मैं बच्चों एस और डी उपकोष का विन्यास करता हूं तो मुझे मिलता है 4s1 3d10। तो भाई यहां तो डी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लेकिन ये क्या है बच्चों, संक्रमण तत्व है।
तो आप परिभाषा भी ध्यान देंगे। हमने यहां पे लिखा है कि या तो वो परमाणविक अवस्था में अपूर्ण डी रखता हो या फिर स्थायी ऑक्सीजन अवस्था में क्या रखता हो, जो वो अपूर्ण डी रखता हो। तो ये तो कौन सी अवस्था हुई इसकी, परमाणविक अवस्था हुई है। देखिए कॉपर की स्थायी ऑक्सीजन अवस्था की बात करूं मैं, तो यहां पर बच्चों मुझे मिलता है क्या, कॉपर +2। ये होता है इसका स्थायी ऑक्सीजन अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर यदि स्थायी अवस्था मैंने प्राप्त कर ली कॉपर की, तो क्या अब यहां पर डी पूर्ण है या अपूर्ण है। मुझे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को गायब करना है, तो मैंने गायब कर दिया है। पहले बायतन कोष्ठ से करूंगा मैं, S0 दिखाई देगा और यहां पर D9 दिखाई देगा। तो या तो आप ये चेक करें या फिर ये चेक करें, दोनों में से यदि कहीं पर भी, यदि आप दोनों में से किसी एक पे भी आपको डी अपूर्ण दिखाई दिया, तो वो संक्रमण तत्व की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो हमने क्या नोट किया बच्चों यहां पर कि यहां डी उपकोष अपूर्ण है, अतः कॉपर संक्रमण धातु होगा। ओके बच्चों, तो इस वजह से कॉपर यहां पर हमें संक्रमण धातु की श्रेणी में दिखाई देगा। तो बच्चों अपने पास में 4 ही तत्व ऐसे हैं जहां पर हम डी को पूर्ण रूप से भरा हुआ देखते हैं, जिनका नाम है जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112। इसलिए इन तत्वों को हम यहां पर संक्रमण तत्वों की श्रेणी में शामिल कभी भी नहीं करते हैं। तो बच्चों हमने इस प्रकार से यहां पर डी ब्लॉक के बारे में सामान्य परिचय देखा है। आइए हम इन तत्वों से रूबरू हो जाए, इनको परिचित कर लें हम, क्योंकि पूरी चैप्टर में हमें यही दिखाई देने वाले हैं। तो हम देखते हैं बच्चों यहां पर डी ब्लॉक के सभी तत्वों के नाम, उनका विन्यास और उनके स्थिति के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे यहां पर। अब तो आपने इसको नोट किया, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम इन तत्वों को आपको जल्दी से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तत्व के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, काफी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमें जिंक तक याद किया हुआ है, 30 तक याद किया हुआ है, लेकिन अब यदि आप आईआईटी एडवांस फाइट करना चाहते हैं तो आपको इन तत्वों के क्रमांक और स्थिति पूरी तरह से याद करना होगा। तो बच्चों हमने नोट किया पर डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति और उनके नाम। तो बच्चों देखिए यहां पर जैसा भी हमने स्थिति को प्रदर्शित किया था कि डी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में है, 11 में है और 12 में है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने देखा 3 से लेकर ये 12 तक के वर्ग में उपस्थित होते हैं। यहां पर मैंने नोट किया तत्वों के नाम। आवर्त संख्या आपको पता है कि आवर्त संख्या यहां पर हमने नोट किया था कितना, यह आवर्त संख्या होती है पहले 4 में। 4 में हमें मिलेगा बच्चों यहां पर कौन सा तत्व मिलेगा, हमें यहां पर सबसे पहले मिलता है स्कैंडियम। यदि मैं नीचे की तरफ आता हूं 4 के बदले 5 में, तो यहां मुझे मिलता है इट्रियम। यदि मैं नीचे आता हूं आवर्त संख्या 6 में, तो मुझे मिलता है यहां पर कौन सा, लैंथेनम। 7 में मैं एंट्री करता हूं तो मुझे मिलता है यहां पर एक्टिनियम। तो भैया वर्ग संख्या 3 के तत्व में नोट किए, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। नेक्स्ट पे बात है बच्चों, यहां पर हमें नेक्स्ट मिलेगा जो तत्व है वो यहां पर होता है कौन सा, टाइटेनियम। टाइटेनियम है, यहां पर आता बच्चों कौन सा, जर्कोनियम, हाफनियम। और यहां पर नोट कर सकता हूं मैं ऊपर के वर्ग में मुझे जोड़ना होगा 100, तो मुझे यहां के तत्व का क्रमांक मिल जाएगा 104। ऊपर का वर्ग प्लस 100 जोड़ देंगे तो यहां पर हमें नीचे वाले तत्व का क्रमांक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम नोट किया, यहां पर है स्कैंडियम, टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम है, एनबी है, टेंटेनम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेनम और 105 नंबर। ऊपर के वर्ग में 100 प्लस हमें जोड़ देना है।
नेक्स्ट में बात है बच्चों, वेनेडियम के बाद में हमें यहाँ पर तत्व जो मिलता है वो होता है क्रोमियम। इसको मैं यहां पर नोट कर सकते हैं क्रोमियम को। क्रोमियम के नीचे होता है मोलिब्डेनम, टंगस्टन और 106। नेक्स्ट हमने नोट किया पर 7 नंबर पर क्रोमियम के बाद मुझे मिलता है बच्चों मैग्नीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, 107 नंबर। तो बच्चों आप इसको यदि वर्ग के रूप में इसको याद करते हो तो ये काफी आसान होगा प्रॉपर्टी के गुणों का अध्ययन करने के लिए। आपको यदि आवर्त में याद है तो आप आवर्त में भी सही है, आप इसको वर्ग में भी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नोट क्या हम यहां पर 8वें वर्ग में हम एंट्री करते हैं, तो यहां पर मुझे मिलता है आयरन। आयरन का में है Ru, रुथेनियम, ओस्मियम, 108। आयरन के बाद में आता है बच्चों हम यहां पर 27 नंबर पर होता है कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, 109। 10 नंबर पर आते हैं तो हमें मिलता है यहां पर निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम और यहां पर मिलेगा हमें 110। ऊपर वाले वर्ग में 100 प्लस करते जाना है तो हमें यहां पर नीचे का क्रमांक मिल जाएगा। 11 नंबर पर आता हूं बच्चों, तो यहां पर मिलता है मुझे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, 111। और 12 नंबर पर लास्ट बच्चों यहां पर मुझे मिलता है, कौन मिलता है बच्चों यहां पर 12 नंबर पर? यहां मिलता है मुझे जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड 112। तो बच्चों हमने इस तरह से डी ब्लॉक के सभी तत्वों को यहां पर प्रदर्शित कर दिया है। बच्चों यदि यहां पर हमें क्रमांक याद करने हैं, परमाणु क्रमांक हमें याद करने हैं, तो हमारे पास मैजिक नंबर यानी जादू संख्याओं का ध्यान रखना होगा। जादू संख्या आपको पता है क्या होती है? प्रत्येक वर्ग में जो तत्व होते हैं उनकी संख्याओं को यदि हम लिख देते हैं तो वो जादू संख्या कहलाती है। जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ग में हमने तत्वों की संख्या को प्रदर्शित किया और यहां पर हमने जादू संख्या को बताया है, ठीक है। तो बच्चों यदि आप ध्यान दें, यदि हमें इनके क्रमांक याद करने हैं तो हमें ऊपर वालों का नंबर याद रखना होगा। ऊपर वालों का नंबर याद है तो बाकी सभी तत्वों का क्रमांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊपर वाले तत्व तो आपको याद होंगे से। ऊपर वाले तत्व का जो क्रमांक है वो कितना होता है? ऊपर वाले तत्व का क्रमांक हमें मिलता है बच्चों यहां पर 21 है इसका, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो ऊपर वालों का क्रमांक हमको याद है, तो ऊपर वाले क्रमांक से जब हम नीचे वाले श्रेणी में आते हैं तो हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें ऊपर वाले क्रमांक में हमेशा 18 प्लस करने होंगे। यदि मैं 18 प्लस कर देता हूं तो वहां पर मुझे क्या प्राप्त होंगे बच्चों? मुझे वहां पर सेकंड नंबर की श्रेणी के सभी तत्वों के क्रमांक मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बात करूं, मेरे पास मैग्नीशियम, मुझे टेक्नीशियम का नंबर पता चाहिए, मैं 25 में 18 प्लस कर दूंगा तो मुझे टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा, परमाणु क्रमांक मुझे पता लग जाएगा। जैसे मेरे पास में 26 है, 26 का रुथेनियम का मुझे क्रमांक चाहिए तो मैं वहां पर 18 प्लस करूंगा तो मुझे वहां पर रुथेनियम का भी क्रमांक वहां पर पता लग जाएगा। तो जैसा हमने नोट किया, मैं 26 में जोड़ता हूं 18 तो कितने होते हैं बच्चों? 26 में हमने जोड़े 18 तो ये हो गया पास में 4, ये हो गया 3, 34। देख लीजिए इस पर इसको एक बार, ये हो गया अपने पास 18 हमने ऐड किए हैं। 18 में हमने यहाँ पर नोट किया 6 को 8 और 6 कितना हो गया? 4, 14 है, यहाँ पर अपने पास में 44। ओके, तो यहां पर हमने 44 यहां पर रुथेनियम का क्रमांक काउंट कर लिया है। बच्चों नेक्स्ट नंबर पर बात करें, हम द्वितीय श्रेणी में आते हैं तो हमें 18 प्लस करना होगा। यदि मैं द्वितीय से थर्ड नंबर में एंट्री करता हूं, द्वितीय श्रेणी से मैं थर्ड नंबर में एंट्री करता हूं तो मुझे वहां पर द्वितीय श्रेणी के क्रमांक में मुझे वहां पर 32 नंबर ऐड करने होंगे ताकि मुझे थर्ड नंबर के श्रेणी के तत्वों का क्रमांक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आपको 44 यहां पर प्राप्त हो चुका है, 44 में यदि आपने जोड़ दिया है 32 तो आपको यहां पर ओस्मियम का क्रमांक प्राप्त हो जाता है। तो 32 को मैंने ऐड कर देता हूं मैं यहां पर 32 यहां पर, तो यहां पर नोट करने 4 और 2 6 और 4 3 7, ये होगा 76 पे क्या होगा बच्चों? यहां पर ओस्मियम मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो काफी सिंपल है भाई। यहां पर हमें क्या करना होगा? हमें फर्स्ट श्रेणी
के क्रमांक में 18 जोड़ना है तो मैं सेकंड नंबर की श्रेणी का क्रमांक मिलेगा। सेकंड नंबर की श्रेणी के क्रमांक मिलने के बाद में मुझे थर्ड के लिए 32 नंबर जोड़ने होंगे। 32 जोड़ते ही मुझे वहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा थर्ड नंबर की श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक। ओके बच्चों, आपको यहां पर जाना होगा बच्चों, जो वर्ग संख्या 3 है उसमें यह नियम अपना लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ कि भाई हम जब इसके अंदर में जोड़ते हैं 18 तो 39 मुझे इट्रियम तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब मैं इट्रियम में 39 में मैं 18 जोड़ूंगा तो मुझे लैंथनम का क्रमांक प्राप्त नहीं होगा। मुझे इट्रियम के क्रमांक में 18 ही प्लस ऐड करना होगा, क्योंकि इट्रियम से लैंथनम तक मात्र 18 तत्वों का ही अंतर आता है। तो जब मैं 39 में 18 जोड़ूंगा तभी मुझे यहां पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, मुझे यहां पर 57 नंबर प्राप्त होगा लैंथनम का। हाँ, लेकिन लैंथनम के आगे वाले की मैं बात करूं हैफ्नियम में, तो यहां पर मुझे यहां से यहां पर 18, यहां से यहां पर मुझे 32 जोड़ने होंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि यहां पर हम बात करें लैंथनम की, तो लैंथनम के बॉक्स में, लैंथनम का जो बॉक्स है अपने पास में यहां पर है, और जो एक्टिनियम का बॉक्स है, इन बॉक्स में क्या होता है बच्चों, यहां पर 14 तत्व आते हैं एफ ब्लॉक के। ठीक है, 14 तत्व आते हैं यहां पर एफ ब्लॉक के। वो कब आते हैं? एक्टिनियम के बाद, लैंथनम के बाद। तो देखिए आप कि यहां पर 14 तत्व का गैप फिर से आया, एक्टिनियम से लैंथनम तक था 18 का गैप था। जब हम हैफ्नियम की बात करें तो वहां पर बीच में एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ चुके हैं, कितने? 14। तो 18 और प्लस 14 कितने हो गए? 32। इसलिए मैं वर्ग नंबर 4 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक जो जादू संख्या यूज करता हूं वो यूज करता हूं मैं 18 और 32। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा बच्चों, यहां पर वर्ग संख्या 4 से लेकर 12 तक आपको क्या करना है, ऊपर वाली श्रेणी में 18 फिर 32 प्लस करके आप क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्ग संख्या 3 में ओनली आपको जो जादू संख्या यूज करनी है वो 18 है और 32 यूज करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्रमांक याद करने के लिए जादू संख्या का नंबर। 3 का 21, 18, 39 प्लस 18 57 प्लस 32, यहां पर कितना हो गया? 89। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहां पे किया, इनके क्रमांक को तो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब मेरे पास कोई सी भी तत्व आता है तो मैं इसका क्रमांक आसानी से बता सकता हूं, फास्ट बता सकता हूं। जैसे मेरे पास मान के चलिए मेरे पास आ जाता है कौन सा, 29 पे कॉपर है, तो मुझे पूछा जाता है कि भाई सिल्वर का क्रमांक कितना होगा। मुझे याद है सिल्वर के ऊपर कॉपर है जो 29 पर है। 29 में मैंने 18 प्लस किया तो मुझे मिल जाता है कितना बच्चों, ये यहां पर मैं 18 प्लस कर देता हूं। 18 प्लस किया तो कितना हो गया? हो गया 7 नंबर, और यहाँ पर 3 4 हो गया, 47 नंबर हो चुके हैं। जब मुझे सिल्वर का क्रमांक प्राप्त हो चुका है तो मुझे गोल्ड का क्रमांक भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 47 मुझे क्या करना है, मात्र मुझे 32 नंबर जोड़ देने हैं। जब मैं यहाँ पर 32 नंबर जोड़ूंगा मुझे गोल्ड का क्रमांक प्राप्त होगा बच्चों, कितना है? 7 और 2 हो जाता है 9, और 4 और 3 हो जाता है 7। ये हो गया अपने पास में गोल्ड का परमाणु क्रमांक नंबर, क्योंकि मुझे 18 और 32 से ही काम चलाना है। नेक्स्ट में बात है बच्चों इनके विन्यास की हम बात करें कि वे विन्यास हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पर बच्चों आपको हम बता दें कि डी ब्लॉक के काफी सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हाफ बाउंड नियम का पालन नहीं करते हैं। काफी सारे ऐसे तत्व हैं जो हाफ बाउंड नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन इस टिपिकल काम को हमने यहां पर थोड़ा सा इजी कर दिया है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको इजी कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको पता है कि जो ऊपर की श्रेणी है स्केनियम से लेकर जिंक तक की, यहां पर हमें हमेशा फिल करना होगा, क्योंकि ये सभी तत्व कहां पर है? ये सभी तत्व है बच्चों आवर्त संख्या 4 में है, इसलिए हमें भरना होगा 4s को और 3d को हमें भरना होगा। ठीक है, ये सभी तत्व कहां पर होते हैं? 5वें आवर्त में। ये 5s, डी क्या होता है बच्चों? 1 नंबर कम होता है तो 4d लिख दिया हमने। ये सभी तत्व कहां पर है बच्चों? इसको नोट करेंगे यहां पर हम, बीच में रह गया ये 5s में है, और ये क्या है बच्चों? 4d है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं लैंथनम से लेकर मरकरी तक सभी तत्व कहां पर है? आवर्त संख्या 6 में है। पहले एस ब्लॉक बनना है, फिर हमें 1 नंबर कम करके डी को भी भरना होगा। यहां पर ये 7s है और यहां पर हमें 6d को फिल करना होगा।
तो बच्चों यहाँ पर हमें कौन कौन से कोष पे ध्यान रखना है? पहली श्रेणी में 4s3d को, दूसरी श्रेणी में 5s4d को, थर्ड नंबर की श्रेणी में 6s5d को, और फोर्थ नंबर की श्रेणी में 7s और 6d श्रेणी को याद रखना होगा। तो बच्चों हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से इसको याद करने के लिए काम करना है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर डी के अंदर आपको 4 नंबर नहीं लिखना है, 9 नंबर भी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। ओके, 4 और 9 नंबर आपको पहली श्रेणी में प्रदर्शित नहीं करना है। ठीक है, बस इस तरह से याद रखिएगा कि 3D के अंदर कभी भी 4 और 9 नंबर नहीं आएगा। जब भी आपको लगता है कि 4 और 9 आ रहा है तो आप पास वाले एस, जो पास वाले बाध्यम कोश का एस उपकोश है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को जम करा देंगे। कहां पर? आप जम करा देंगे डी के अंदर। तो 4 वाला क्या बन जाएगा? 5, और 9 वाला क्या बन जाएगा? 10। आइए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से हमने यहां पर बात करी है। और बच्चों दूसरी जो हम ट्रिक की बात कर रहे हैं कि इसका विन्यास हम कैसे याद करेंगे, तो यदि हम आपको पता है कि यदि आपको ऊपर वाले का नंबर याद है तो ऊपर वाला आपकी बहुत बहुत मदद करने वाला है विन्यास नोट करने में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि ऊपर वाला कैसे आपके यहाँ पर मदद करता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर जो तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके क्रमांक आपको याद है, हमने इनकी मदद लिया है। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या क्या भरना होगा। हमें भरना है यहाँ पर 4s3d को भरना होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहां पर हमने फिल किया 4s और 3d को, सभी जगह पर हमें 4s 3d को ही भरना है। स्कैंडियम का नंबर होता है 21। 21 का जो 2 है वो आप भरेंगे एस में, और जो 1 है 21 का वो भरेंगे आप डी के अंदर। तो सबसे इजी हो चुका है कि यहां पर जो 2 है उसको भरना आपने एस के अंदर, और पीछे जो नंबर है उसको भर दिया आपने डी के अंदर। तो ये हो गया स्कैंडियम का एस और डी का विन्यास 4s2 3d1। नेक्स्ट हमने बात करें बच्चों यहां पर सेम कहानी, टाइटेनियम का आगे वाला नंबर जाएगा एस में, पीछे वाला नंबर जाएगा डी में। जब हम वैलेडियम की बात करें तो यहां पर मुझे 4s3d को भरना है, आगे वाला नंबर एस में, पीछे वाला नंबर 3 डी में पहुंच जाएगा। यहां हम नोट किया बच्चों कि यहां पर 4s और 3d को मुझे भरना होता है, यहां पर 2, यहां पर 4। देखिए अभी हमने नोट किया है कि विन्यास को याद करने के लिए मुझे यहां पर डी में 4 प्रदर्शित नहीं करना है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो आप एक एस के इलेक्ट्रॉन को उठाकर शिफ्ट कर देंगे कहां पर? डी के अंदर। तो ये बन गया कितना? 4s1 5d5। तो बच्चों हमें यहां पर ये तत्व ऐसा मिला जहां पर ये हार्बो नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर स्टार से प्रदर्शित कर दिया है। तो क्रोमियम हमें ऐसा तत्व मिला है। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें बच्चों, यहां पर नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि यहां पर हमें मिलेगा 4s2 3d5। आगे का 2s में 5 पीछे चला गया डी के अंदर। यहां पर नोट किया मैंने 4s2 3d6, आगे वाला 2s में, पीछे वाला 6 डी के अंदर। नेक्स्ट यहां पर 4s2 3d7, आगे वाला 27 का नंबर 2 कहां पर है? एस में, पीछे नंबर कहां पर है? डी के अंदर है। नेक्स्ट हम निकल की बात करें तो यहां पे ये बच्चों क्या मिलेगा हमें? 4s2 3d8। कॉपर की जो बात करें 4s2 3d9 आना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डी में 9 नंबर नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे एस से, कहां पहुंचा देंगे हम? डी के अंदर। तो हमने यहां पर नोट किया डी में 10। ओके, तो बच्चों हमने यहां पर कॉपर में नोट कर दिया है डी में 10, क्योंकि हमने नोट किया है डी में 9 नंबर नहीं आएगा। तो भाई कॉपर भी हमारा हार्बोनियम का पालन नहीं करता है। बच्चों यहां पर हमारी ट्रिक काम नहीं कर रही है। ठीक है, हमने ट्रिक के अंदर ट्रिक लगा दी है। हम आते हैं एस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, मात्र 2 ही आते हैं। डी में कितने आते हैं बच्चों? 10 आ सकते हैं। तो 3 में से 2 यहां चले गए, एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया। तो इसको आप याद कीजिएगा, इसमें कोई ट्रिक हमने नहीं लगाई है। लास्ट में हम 4s2 3d10 काम में लेंगे। तो बच्चों ये हो गया अपने पास में ऊपर वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक लिखने का तरीका। तो बच्चों हमने देखा कि जब ऊपर वालों का नंबर याद है तो वो हमें विन्यास सीखने में काफी आसानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे वाले नंबर को एस में, पिछले नंबर को डी में शिफ्ट करेंगे। क्रोमियम कॉपर का हमें विशेष ध्यान यहां पर रखना होगा। ठीक है, अब बच्चों आते हैं नीचे वाले तत्व में। जनरली काफी बच्चे देखे गए कि वो नीचे वाले तत्वों का विन्यास याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन 1 या 2 बार आपको याद करना चाहिए, लिखना चाहिए अपने हाथ से, ताकि आपको उसका याद रहे कि इनका विन्यास किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों नीचे वाले तत्वों में हमें क्या क्या भरना होगा? हमें फिल करना है 5s को, 4d को। हमें यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि यहां पर डी उपकोष में 3, 6, 9 नंबर आप बोलकर भी प्रदर्शित
ना करें। 3, 6, 9 नंबर आप बोलकर भी आप प्रदर्शित नहीं करेंगे और अपना काम यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी काफी सारे तत्व ऐसे मिलने वाले आपको जो हाबो नियम को पालन नहीं करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। बच्चों, हम आपसे फिर वापस कहना चाहेंगे, यदि आपको ऊपर वाले तत्व का विन्यास याद है तो नीचे वाले विन्यास को आप आसानी से नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला हमारी मदद करता है। तो देखिए आप ऊपर वाला हमारी मदद कैसे कर रहा है। यहाँ पर हमने ध्यान दिया बच्चों कि यहाँ पर जो एट्रियम है, हमने ऊपर के इलेक्ट्रॉनों को सेम कॉपी किया। बस ध्यान रखना है डी में 3, 6 और 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमने नोट किया। यहां पे हमें भरना होगा 5s को 4d को ऊपर वाला कॉपी करेंगे 2 और 1। यहां पर नोट किया मैंने 5s 4d कॉपी करेंगे 2 and 2। नेक्स्ट नोट किया मैंने 5s 4d को ऊपर वाला कॉपी करेंगे 2, 3। लेकिन अभी हमने बोला है कि 4d में 3 नंबर नहीं आता है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते हैं यहां पर d के अंदर। तो यहां पर हो गया कितना 4। नेक्स्ट ऊपर से कॉपी किया हमने 5s 1 3d 4d 5 सेम कॉपी कर रहा हूं मैं ऊपर से। नेक्स्ट नोट किया हमने यहां पर 5s 2 4d 5 सेम कॉपी करना ऊपर से। नेक्स्ट हमने नोट किया पर 4s2 4 नहीं है बच्चों, कितना है 5s2 है 5s2 4d कितना दिख रहा है ऊपर, कॉपी करना है सेम 6। देखिए अभी हमने लिखा है 6 नंबर नहीं आता है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहां पर हमें एक उठाकर शिफ्ट कर देना है डी के अंदर, तो ये रहेगा 8। नेक्स्ट में बातें हैं सॉरी ऐसे होने रहेगा यहां पर। नेक्स्ट में बातें हैं यहां पर हमें ऊपर से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये भी अपवाद है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर 5s1 है और 4d 8 नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक जो अपवाद है उसको आप अंडरलाइन भी करते जाइए, ताकि हमें याद देगा कि अपवाद वाले कौन कौन से। यहाँ पर हमें दिखाई दिया नियोबियम, यहाँ पर हमें मोलिब्डेनम भी दिखाई दे रहा है अपवाद के रूप में। यहाँ पर हमें टैक्शियम नहीं दिखाई दिया, लूथीनियम दिखाई दिया है, रोडियम भी दिखाई दिया अपवाद के रूप में। नेक्स्ट में बात है पैलेडियम की बात करते हैं बच्चों। हम पैलेडियम में हम बात करें बच्चों, तो यहां पर जो विन्यास हमें मिलने वाला है वो क्या मिलता है बच्चों, यहां पर 5s2 3 4d 8। ठीक है बच्चों, देखिए पैलेडियम एक ऐसा तत्व है जो s में इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं करता है। s में उसको इलेक्ट्रॉन पसंद ही नहीं है, तो हमने क्या किया, s के सभी इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट कर दिया है d कोष में। तो यहां पर हो जाता है बच्चों कितना 4d 10। तो पैलेडियम हमें एक स्पेशल तत्व मिला जहां पर s के अंदर हमें दिखाई दे रहे 0 इलेक्ट्रॉन और d में हमें दिखाई देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये एक अच्छा अपवाद है, इसलिए मैं इसको डबल स्टार लगा दिया है। नेक्स्ट बच्चों हमने इसको कॉपी किया ऊपर से 5s1 4d 10 क्योंकि 9 नहीं आता है। नेक्स्ट 5s2 4d 10 ऊपर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों हमने इस प्रकार से यहां पर क्या किया, द्वितीय श्रेणी का भी विन्यास हमने यहां पर प्रदर्शित कर दिया है। नेक्स्ट नंबर बात है बच्चों, नेक्स्ट नंबर पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है कि यहां पर जो डी कोष होगा 5d उसमें आपको 9 नंबर प्रदर्शित नहीं करना है, बाकी आपके लिए सारा इजी होगा। बस जहां पर 9 आता है उसको आपको वहां पर शो नहीं करेंगे और ऊपर वाले से कॉपी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर एक्स लेकर 9 8 तक सभी नंबर आएंगे, बस 9 नंबर आपको यहां पर प्रदर्शित नहीं करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। यहां पर हमने नोट किया हाफनियम के बारे में, या हम पहले नोट कर सकते हैं लेंथन के बारे में। लेंथन को हटा देते हैं डिब्बे को, हमें यहां पर हमें फिल करना होता है 6s 5d को। ठीक है, यहां पर क्या होगा, s पे 2 d में 1 आ सकता है, 6s 5d तो 2 यहां पर है। यहां पर क्या क्या हमने बच्चों यहां पर 2 नोट किया। नेक्स्ट यहां पर नोट किया हमने 6s2 5d कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। तो 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है। क्रोमियम वाले को कॉपी करना है सेम 6s2, यहां पर सेम ऊपर वाले से कॉपी किया मैंने तो 6s1 5d कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 5 हमें दिखाई देगा क्योंकि अपने पास में 5। तो ये आपको सेम कॉपी करना है, इस ग्रुप को वर्ग नंबर 6 को ऊपर से ही कॉपी करते आना है ना।
तो यहाँ पर आपने नोट किया कि यहाँ पर आ चुका है, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने वही हो गया 400, यहाँ पर 4 नोट कर सकते हैं हम, 2 3 3 ही है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें 6s2 5d कितना नोट करना होगा पर, सेम अपने ऊपर से कॉपी किया, 5 6s2 5d 6 भी आ सकता है, 6s2 5d 7 भी आ सकता है, 6s2 यहां पे नोट किया हमने 5d 8 भी आ सकता है, 6s2 5d 9 नहीं आ सकता है तो 10 लिखा, 6s2 और 5d 10 यहां पर आप कर देंगे 1, क्योंकि सेम कॉपी हमने ऊपर से किया है। ये भी ग्रुप सेम यहां पर विन्यास प्रदर्शित करता है। इसको यहां पर लिया हमने यहां पर इस प्रकार से। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि 11 नंबर वाला सेम विन्यास, ऊपर से हमने 13 तत्वों देख रहे हैं। यहां भी हमने देखा कि क्रोमियम वाला जो ग्रुप है वो भी सेम विन्यास प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो तत्व आपके पास में जो हाबो नियम का पालन नहीं करते हैं वो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं बच्चों में यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर एस पे 2 है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां पर हमें ये दिखाई नहीं दिया हाबो नियम का पालन करते हुए, यहां सही है, यहां भी सही है, यहां सही है, यहां भी सही है। गोल्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ये भी अपवाद दिखाई दे रहा है हमें, बाकी सब यहाँ पर रूल को फॉलो कर रहे हैं। बाकी बच्चों जो नीचे के ये तत्व है वो भी अपने सिलेबस में नहीं है, तो आप इनके नंबर को याद रखेंगे, विन्यास की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि विन्यास पूछ लेता है तो आप ऊपर वाले शेष को आप कॉपी कर देंगे, जो ऊपर वाला विन्यास सेम कॉपी कर देंगे, एस पे जितने होंगे उतने नीचे, डी में जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे आप नोट कर देंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा कि यहाँ पर काफी सारे तत्व ऐसे हैं जो हाबो नियम का पालन यहाँ पर नहीं करते हैं। तो कौन कौन से है आपके पास में, देखते हैं हम यहाँ पर। हाफ बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं। भाई कौन कौन नहीं कर रहा है, पहले सीध में बात करें तो क्रोमियम नहीं कर रहा है, कॉपर भी नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड नंबर की सीध में, तो यहां पर हमें दिखाई देगा नियोबियम पालन नहीं करता है, मोनिब्रिडन भी यहां पर पालन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर रुथेनियम भी पालन नहीं करता है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं रोडियम, रोडियम भी यहां पर पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पैलेडियम तो सारे नियमों की धज्जा उड़ चुका है, क्योंकि यहां पर ये डी में 10 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर रहा है, एस में 0 शो कर रहा है। नेक्स्ट में बात है टंगस्टन यहां पर पालन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करें टंगस्टन के अलावा यहां पर हमने देखा प्लेटिनम या गोल्ड, गोल्ड की हम बात करते हैं तो गोल्ड भी यहां पर पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस पे है उनमें ये सभी तत्व हाबो नियम का पालन नहीं करते। कुछ बुक पे प्लेटिनम के बारे में अपवाद है, लेकिन आप इस टाइप का विन्यास नोट करेंगे, इस टाइप का विन्यास एकदम करेक्ट होता है। वहां कुछ बुक में थोड़ा आपको अलग दिया हुआ है, वहां पर आपको 6s1 5d9 दिया हुआ है, लेकिन ये आप उसको करेक्ट मान के चलेंगे। ओके, तो बच्चों ये आप हमने नोट किया डी ब्लॉक के सभी तत्व, उनका क्रमांक याद करने का तरीका और विन्यास को याद करने का तरीका। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने ध्यान किया, याद किया पर डी ब्लॉक के सभी तत्वों को। अब हम पढ़ना चाहेंगे बच्चों इनके गुणधर्म के बारे में, तो इसको नोट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में पाते हैं बच्चों, अब हम डी ब्लॉक के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। काफी सारे गुणधर्म हमने आवर्त सारणी में पढ़े हुए हैं, जिनको हम यहां पर डिटेल से फिर से समझेंगे। तो हम अपनी कॉपी में नोट करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म। नोट किया हमने यहां पर डी ब्लॉक तत्वों के गुण धर्म। तो बच्चों आपको हम बताएं कि डी ब्लॉक के जो तत्व है वो सभी क्या होते हैं बच्चों, वो सभी धातु होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहां पर सभी क्या है, सभी तत्व धातु होते हैं।
भी हम उनके गुणधर्मों में सबसे पहले अध्ययन करना चाहते हैं इनके सहसहयोगी त्रिज्या के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये दो प्रकार के बंध बनाते हैं बच्चों, सहसहयोगी बंध, साथ में बनाते हैं ये धात्विक बंध। तो हमने नोट किया इनका नंबर 1 पर है एटॉमिक साइज, परमाणविक त्रिज्या। तो बच्चों देखते हैं, अब हम 3D सीरीज की बात करते हैं। सहसंयोजी त्रिज्या की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हम 3D श्रेणी के अंदर त्रिज्या का क्रम देखते हैं, तो हमें वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहां पर 3D श्रेणी में हमें मिलते हैं तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो बच्चों आपको हम बताएं कि इनकी त्रिज्याओं के मान में कोई खास अंतर नहीं आता है, बहुत कम अंतर होता है। इनके जो आकार है वो लगभग बराबर हमें दिखाई देते हैं। जो थोड़ा बहुत अंतर होता है वो यहां पर परिरक्षण प्रभाव के कारण और नाभिक के आकर्षण बल के कारण यहां पर हमें दिखाई देता है। तो बच्चों देखा गया है, यदि हम स्लेटर के नियम के अनुसार यदि यहां पर गणना करते हैं तो इन सभी का आकार हमें लगभग बराबर दिखाई देता है। और स्लेटर के नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक के तत्वों में यहां पर हमें इन तत्वों के जेड इफेक्ट के मान अधिक दिखाई देंगे परिरक्षण प्रभाव की तुलना में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर आकार का मान क्या होगा, यदि सिग्मा की वैल्यू कम है, जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो यहां पर आकार हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे ये लगभग बराबर आकृति के भी हमें दिखाई देते हैं, कोई खास अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर बात है बच्चों, यदि हम यहां पर बात करें आयरन, कोबाल्ट, निकेल में, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इन तत्वों के जेड इफेक्ट के मान और परिरक्षण के मान हमें लगभग बराबर दिखाई देते हैं। परिरक्षण मान को देखा हमने सिग्मा से, ठीक है। तो यहां पर यदि दोनों के मान बराबर है, या प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, नए आकर्षण ज्यादा हो रहा है, तो इसको देखा गया है कि यहां पर आकार के मान भी हमें लगभग बराबर ही प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। वो जब हम आगे बात करें तो यहां से लेकर यहां तक में हम देखते हैं कि यहां पर जेड इफेक्ट का मान अब हमें कम दिखाई दिया, सिग्मा का मान हमें ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी है, इसलिए यहां पर प्रतिकर्षण बढ़ेगा और वहां पर हमें सिग्मा का मान अधिक दिखाई देगा। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि इनके जो सहसहयोगी त्रिज्या है वो हमें कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई देती है, लेकिन ये लगभग बराबर भी आकृति के होते हैं, बहुत कम अंतर आता है। इससे यहां पर हमें जिंक पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों ये तो अपने पास में कौन सा, ये तो अपने पास में सहसहयोगी त्रिज्या की हमने बात करी है। हम जानते हैं कि ये सब धातु है, तो ये धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। तो हमें बच्चों यहां पर गणना करनी होगी किसकी, धात्विक त्रिज्या की भी हम बात करेंगे यहां पर। तो नोट किया हमने यहां पर सहसहयोगी त्रिज्या के बाद में धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या के बारे में देखते हैं। तो बच्चों यहां पर जो एस के इलेक्ट्रॉन और जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर क्या करते हैं बच्चों, वो यहां पर धात्विक के बंध बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो पहले तो हम यहां पर सभी तत्वों को यहां पर नोट कर लेते हैं। यहां पर तत्व होते हैं अपने पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ओके, अब यदि मान लो बच्चों ये धात्विक बंध बनाते हैं तो इनकी त्रिज्याओं के मान में भी कोई खास अंतर नहीं आता, थोड़ा बहुत अंतर आता है। आइए इस अंतर को हम देखते हैं। यदि हम बच्चों में बात करें यहां पर, तो यहां पर बाएं से दाएं जाने पर धात्विक जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है बच्चों, यहां पर वो यहां पर कम होने लगती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये लगभग
बराबर हमें दिखाई देते हैं, इनके धात्विक त्रिज्या के मान भी। तो जो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर हमें अंतर दिखाई देगा कि यहाँ पर मैग्नीज की जो धात्विक त्रिज्या है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बाद में फिर से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आयरन से त्रिज्याओं के मान वापस क्या होते हैं बच्चों, वहां पर कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर वापस कम होने लगेंगे। और हम बात करें आयरन को मान निकल की, तो यहाँ पर त्रिज्याओं के मान वापस हमें लगभग बराबर दिखाई देंगे। सेम कॉपी करना है ऊपर वाले से, और जिंक तक वहां पर वापस आकार बढ़ने लगते हैं। इनका रीजन तो आपको पता है, ऊपर रीजन अपने नोट किया हुआ है। अब भाई प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, प्रश्न यहाँ पर हमें ये बनता है, यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई क्रोमियम और मैग्नीज, तो यहाँ पर धात्विक जो त्रिज्या है वो मैग्नीज की क्रोमियम से ज्यादा क्यों है? यहाँ पर मैग्नीज की धात्विक त्रिज्या क्रोमियम से ज्यादा हमें क्यों प्राप्त हुई? ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्रोमियम को जो विन्यास हम प्रदर्शित करते हैं वो विन्यास के अनुसार हमें यहाँ पर दिखाई देता है कितना, वो दिखाई देता है हमें 3d5 और 4s1। और यहां पर हमें दिखाई देगा बच्चों मैग्नीज में कितना, 3d5 और 4s2। तो बच्चों जैसा हमने बताया कि यहां पर s के इलेक्ट्रॉन और d और कोश के इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करते हैं, बंध निर्माण में काम आते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर हमें d की इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें यहां पर आयन ऊर्जा थर्ड की आवश्यकता होती है। दो तो यहां से निकालेंगे, तीसरे नंबर के लिए हम यहां पर तैयार होंगे 3d5 से। बच्चों ये क्या हम बात करें यहां पर कि क्रोमियम में हमें 3d5 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मात्र हमें आयन ऊर्जा द्वितीयक की आवश्यकता होती है, और ये सेकंड नंबर की आयन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप खुद सोचिए कि यहां पर आयन ऊर्जा थर्ड का मान काफी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, जबकि यहां पर आयन ऊर्जा सेकंड का मान क्रोमियम में क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम यहां पर डी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बंद बनाने में काम में ले सकते हैं। जबकि जो मैग्नीज है वो 3d5 के इलेक्ट्रॉन को आसानी से धात्विक बंध बनाने में काम में नहीं लेगा। यदि वो बंध कम बनाता है, वहां पर डी के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम नहीं आते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर बंध की संख्या कम है, बंध दुर्बल है, इसलिए उसका आकार क्रोमियम की तुलना में क्या होगा बच्चों, ज्यादा में दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ऐसा क्यों मिला। तो हमने नोट किया यहां पर कि यहां IE थर्ड की आवश्यकता है। यहां पर हमें क्या है बच्चों, IE थर्ड की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता है, ठीक है। 3d5 को बंद में शामिल करने के लिए और बच्चों यहां पर हमें आवश्यकता होती कौन सी, यहां मात्र IA2 की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां पर 3d5 को शामिल करने के लिए I2 की आवश्यकता है, जो हम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा बच्चों कि यहां पर I3 की हमें आवश्यकता होगी, जिसका मान काफी ज्यादा होता है। इस वजह से यहां पर मैग्नीज थोड़ा कम बंध बना पाता है, दुर्बल बंध बना पाता है, और बंध कम बनाएगा तो उसका आकार का मान क्या होगा बच्चों, यहां पर हमें अधिक प्राप्त होगा। बच्चों ये तो इसके धात्विक त्रिज्या की हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं इसके आयनिक त्रिज्या की बात करें, तो आयनिक त्रिज्या का भी क्रम हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पर हम नोट किया, यहां पर हिंदी में नोट कर देते हैं इसको, यहां पर हम आयनिक त्रिज्या। तो भाई सबसे पहले आप इनको आयन में परिवर्तित कर दीजिए ताकि त्रिज्या को हम फिर आसानी से बता सकते हैं। तो हमने यहां पर इन सभी को आयन में किया परिवर्तित, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकिल +2, कॉपर +2 और जिंक +2। हमने सभी को यहां पर बच्चों क्या किया, हमने अब सबको +2 अवश्य दे दिया है।
आप सभी तैयार हैं यहाँ पर आयनिक बंध बनाने के लिए। तो बच्चों आयनिक बंध में यदि हम बात करें तो आयनिक बंध में यदि हम इसका त्रिज्या का क्रम देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्रम प्राप्त हुआ कि यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बढ़ने लगता है और यहाँ पर त्रिज्याओं के मान क्या होता है बच्चों, कम होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर निकिल अपवाद स्वरूप थोड़ी सी ज्यादा क्या रखता है बच्चों, यहाँ पर आयनिक त्रिज्या का मान यहाँ पर रखता है, बाद में वापस यहाँ पर त्रिज्याओं के मान क्या होते हैं बच्चों, कम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि निकिल +2 अपने आयनिक यौगिकों के अंदर क्या करता है, थोड़ी सी त्रिज्या का मान बड़ा रखता है। ये एक अपवाद स्वरूप है, इसको आपको याद रखना होगा। तो हमने नोट किया पर कि यहाँ पर सबसे अधिक, यहाँ पर जो सबसे अधिक है बच्चों वो क्या है, वो सबसे अधिक यहाँ पर आकाश को कर रहा है कौन, निकिल। तो हमने नोट किया निकिल +2 का आकार यहां अपवाद स्वरूप बढ़ जाता है। ओके, तो यदि हम बच्चों बात करें कि यहां पर जो सबसे अधिक जो लार्ज साइज का है वो कौन होगा, यहाँ पर सबसे अधिक लार्ज साइज का हमें दिखाई देगा कौन, निकिल +2 दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर हमें निकिल +2 का होगा सबसे अधिक साइज का यहाँ पर आयन दिखाई देता है। निकिल +2 यहां लार्ज साइज का आयन है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज हमने पढ़ा है डी ब्लॉक का परिचय हमने पढ़ा है। डी ब्लॉक के तत्वों के हमने यहाँ पर विन्यास स्थिति के बारे में अध्ययन किया और एक सामान्य गुणधर्म पढ़ा हमने यहाँ पर इनके आयनिक त्रिज्याओं के बारे में, सहसंयोजित त्रिज्या के बारे में और धात्विक त्रिज्या के बारे में पढ़ा है। तो काफी कुछ अभी बाकी है इस डी ब्लॉक के अंदर और ए ब्लॉक के अंदर, काफी सारे गुणधर्म आपका वेट कर रहे हैं। तो उन सबको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बने रहिए इट इज हिंदी के साथ में अगली क्लास तक। थैंक यू।